मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पाठ 4 में जात धर्म में लैंगिक मामलों के बारे में समझा रहे थे, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे इसको हम पुनः समझाएंगे, जिससे कि आप लोगों को इस लेसन का मूल आधार के बारे में जानकारी हो सके। तो आज हम समझाएंगे कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का मतलब है एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक धर्म अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही सांप्रदायिकता पनपने का एक सबसे बड़ा कारण है। कुछ हम आपको 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं की जनगणना के साक्षरता दर के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर यानी पुरुष की साक्षरता दर जो है 76% है और महिलाओं की साक्षरता दर 54% है। महिलाओं की है 54%। यानी हमारे देश में आज भी पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं और महिलाएं कम हैं। हमारे देश के टोटल जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। ये जो दर है इसमें महिला पुरुष को दोनों को मिला देते हैं तो कुल साक्षरता दर निकल आती है। ये जो है टोटल आपका 74.04% है। इसी तरीके हम आपको लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रति 1000 पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 लिंगानुपात का प्रतिशत हम जब भी निकालते हैं तो हम इसको 1000 से निकालते हैं। मतलब 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। यानी पुरुष और स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे भारत में लड़के और लड़कियों का अनुपात 1000 में 919 रह गया है। मतलब आपको जैसे 1000 पुरुष है, इसमें संख्या है महिलाओं की 943। 1000 पुरुष और 943 महिलाएं। यही अनुपात है आपका 1000 पुरुष 943 महिलाओं का अनुपात है। इसी तरीके से जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या कमजोर स्थिति में होती है। अब हम बताएंगे पुरुष और महिला के बीच भेदभाव के कारण और उन्हें दूर करने के कुछ उपाय। जैसे मान लीजिए भारत में स्त्रियों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है, इसलिए उनकी साक्षरता दर मात्र 54%। आज भी हमारे देश में बहुत से परिवार रूढ़िवादी जी रहे हैं, जिससे उनका मानना है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा पढ़ाना और अच्छा संस्कार देना ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा मानने वाले बिल्कुल
गलत है। हमारे देश में जो वर्तमान की स्थिति है, जिसमें मैं यही कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति को लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को समानता का अधिकार देते हुए जितना आप अपने बच्चे को पढ़ाएं उतनी ही बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है, भारत में रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को उच्च पद तथा अधिक वेतन वाली नौकरियां देने में आज भी भेदभाव किया जाता है। इसी तरीके कहा जाता है कि कुछ जगहों पर पुरुषों को उच्च पद और महिलाओं को निम्न पद दिया जाता है और लोग महिलाओं को उच्च पद देने से घबराते हैं। ऐसा नहीं है। आज हमारे देश में महिलाएं कमजोर नहीं हैं, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलते हैं। इसलिए हमें संविधान की समानता के अधिकार को ध्यान रखते हुए हमें भेदभाव मिटा देना चाहिए। अगला पॉइंट है, भारत में राजनीतिक, परिवार तथा धार्मिक स्थलों पर भी स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब राजनीति और जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव किए जाते हैं। बहुत से ऐसे आज भी मंदिर हैं हमारे देश में जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। ऐसा रूढ़िवादियों का मानना है कि इसे सबली वाला मंदिर केरल का है, बहुत ही फेमस रहा, यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो ऐसे ही स्थानों को हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि जब हम पुरुष और महिलाओं के दो जोड़े हैं और एक दूसरे से समानता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्ति को सभी जगह आने और जाने की समानता करना चाहिए। इसी तरीके भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, शोषण तथा बलात्कार का शिकार बनाया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ तमाम तरीके के अत्याचार होते हैं जो हमारे समाज के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि जब महिलाएं शादी होकर के अपने घर जाती हैं तो वहाँ जो परिवार के बड़े लोग होते हैं उस महिला को बहुत प्रताड़ित करते हैं और उसे बहू होने का पाठ सिखाते हैं और अपने बड़प्पन को उसको याद दिलाते हैं। इसलिए तमाम तरीके की घरेलू हिंसा होती है जिसमें महिलाओं उसके शिकार हो जाती हैं। और इसी तरीके दहेज जो है ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समाज का। ये इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। जब तक कि हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक दहेज को खत्म कर पाना मुश्किल का काम है। हम तो यही आशा करते हैं कि हर व्यक्ति को या हर बेटी को अपनी बेटी समझना चाहिए। हर व्यक्ति बेटी और बेटा दोनों वाला होता है, इसलिए इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। इसी में है शोषण तथा बलात्कार। देखा जाता है कि ये घिनौनी जो चीजें हैं इसे समाज को बिल्कुल अस्वीकार करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जो ये चीजों से लिप्त है इसको सामाजिक तरह से बिल्कुल दंडित करना चाहिए, जिससे वो आने वाले समय में अपने आप को सुधार सके। इस तरीके से हमारे देश में आज भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कुछ समाजों में किया जाता है, बल्कि जो न्यू जनरेशन है
उसके आधार पर हमारे देश में बहुत से सुधार हुए हैं। आज का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति या समाज है वो ये सब रीति रिवाजों को नहीं मानता और बेटी हो या बेटा हो सभी में समानता का व्यवहार करते हुए अपनी सभी इच्छा यही रहती कि हम अपनी बेटी हो या बेटा हो हम कितने अच्छे संस्कार दे सकें और उसे कितना अच्छा पढ़ा सकें जिससे आने वाले भविष्य में उसे किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। आज हम इस पाठ को यही समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे ऐसे पाठों को अवश्य 2-3 बार पढ़ा करें जिससे ये हमारे समाज से जुड़े हुए लेसन होते हैं जो हमारे भविष्य में पूरे जीवन में जो हमारे कहीं ना कहीं इनका सामना करना पड़ता है, इसलिए इनके बारे में जानकारी करना आवश्यक है। होमवर्क में इस पाठ के जो पहला लघुत्तरी का प्रश्न दिए गए हैं उसे याद करेंगे और वर्क सभी बच्चे कंप्लीट रखेंगे। धन्यवाद।